आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियो का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे पता है रोज़ 20-25 मैसेज आ ही जाते हैं। मैं भी इसी में लगा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा अलग तो है ही। बशर्ते अलग होने के बावजूद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इतना जो स्ट्रेटजी के तहत आपको किताबें बुक्स आदि बताया था, उसके तहत मैं इतना आपको प्रूफ दे दूंगा जो कि आपकी मेरिट से 25 से 30 प्रश्न ज़्यादा रहेगा। जैसा कि मार्केट में हो हल्ला है कि घटना चक्र, लुसेंट सब फेल हो गए हैं, तो मैं उसी दो किताबों को बेस बना करके हमने बताया था कि आप कम समय में कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ करके अपनी प्रारंभिक परीक्षा को बहुत ही प्यार से क्वालिफाई कर सकते हैं। उस वादे पर खरे उतरते हुए मैं आज हिस्ट्री का प्रूफ लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स का दिया है, जिसमें से पेपर में 150 में 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। चूँकि कुछ 2023 के पूछे गए थे, इसलिए उसका मैगजीन न होने के कारण मैं 2-4 प्रश्न नहीं दे पाया। फिर भी 21-22 प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स का जितना भी मैगजीन था जनवरी से लेकर के जून तक, चूँकि जून 2024 तक ही पूछा गया है लास्ट करंट अफेयर्स, उसके बाद का नहीं पूछा है। तो इस बीच में जितने भी मिले हैं लगभग 20 प्लस मान के चलिए 21 के आसपास मैंने साक्ष्य दिया है। आज हिस्ट्री की बारी है और इसके लिए बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यकीन मानिए धीरे धीरे सब दे दूंगा। और हिस्ट्री में इस बार कुछ प्रश्न बहुत ही घुमावदार आए हैं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को लगेंगे जैसे कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। निश्चित तौर से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं लगभग 20 प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसका विथ प्रूफ फोटो सहित। हवा हवाई कुछ भी नहीं है। जो भी मैं देता हूं डंके के चोट पर और पूरे प्रूफ के साथ, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि आप सही दिशा और दशा में चल रहे हैं। और जो आपका मार्गदर्शक है, जिसे आपने इतना ढेर सारा प्यार मोहब्बत दिया है, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करता है, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन दो ही बेस बनाया है, करंट अफेयर दे चुके हैं 21 ही नहीं 20 ही जोड़ के चलिए, और लगभग 20 आपको करंट हिस्ट्री का देने जा रहे हैं। कुल मिला के 40 प्रूफ हो गया। अभी आपका पॉलिटी बाकी है, ज्योग्राफी बाकी है, पर्यावरण बाकी है, साइंस तो बाकी है। मैं आपको करंट अफेयर्स मिला करके मैंने बोला था चाहे जैसा पेपर आए 115 से 20 का प्रूफ दूंगा तो दूंगा। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो बात सही है। कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनमें कम से कम 2 उत्तर ना आए तो आपका प्रश्न सफल नहीं था, यानी सही नहीं कर पाए हैं। लेकिन यकीन मानिए कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें केवल एक ही विकल्प आपको पता है, उसके बावजूद आप तुरंत आंसर मार सकते थे। बस गड़बड़ वहाँ हुई है क्योंकि आपने लापरवाही किया है, लापरवाही के साथ पढ़ाई किए हैं, इसलिए ध्यान नहीं दिए, गौर से नहीं पढ़े। यही चीज़ बताना चाहता हूं कि अब जो भी पढ़ना है आपको गौर से पढ़ना है। 80% यार, 25 में 20 मजाक बात है ऐसी स्थिति में भी प्रश्न दे पाना। 19 तो अंकित किया हूं, एक छूट गया है। 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और वो भी जो आराम से कर सकते थे। और 5 प्रश्न मैंने डाला ही नहीं जो कि मुझे मिला नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। इस चैनल का दूसरा नाम विश्वास है। बिल्कुल विश्वास का ही नतीजा है कि इतने कम समय में इतना अच्छा ग्रोथ जा रहा है और आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, उसी से मैं गदगद रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो कि आप देख रहे होंगे, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल इतिहास में आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सब अलग अलग राज्यों में राजा महाराजा बटे हुए थे। सब जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य के लिए छोटी छोटी बातों पर। तो निश्चित रूप से एकता नहीं थी और आक्रमण इसीलिए सफल हुआ था। और आप, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न, ये रिपीटेड है, कॉपी पेस्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रश्न है 2024 में जो पूछा गया है, इसका कॉपी पेस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। हूबहू वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, ये है घटना चक्र का पेज, वही हूबहू है, सेम टू सेम एकदम शब्दावली देखिए, वही हूबहू लगता है कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पेपर कब पूछा गया है। प्रश्न पीसीएस प्री 2018 है, ठीक है। इसका उत्तर ए जाहिर सी बात है होगा। कारण और कथन दोनों सही है, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसलिए दोनों सही है। पीसीएस 18 का सेम टू सेम रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया
और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, बिल्कुल किया। लेकिन इसके पीछे कारण केवल मंगोल आक्रमण नहीं था, जबकि इसके पीछे लौह और रक्त की नीति जो बलबन ने अपनाया था उसके पीछे बहुत कारण था, क्योंकि वो सत्ता को अपने हाथ में इसलिए केंद्रित करना चाहते थे क्योंकि वो सम्राट का जो पद था, जो बादशाह का पद था, है ना, उसे ईश्वरी देन मानते थे और शासक का निरंकुश होना अनिवार्य मानते थे बलबन। इसलिए जो है इस नज़रिए से शासन की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में बलबन ने केंद्रित करने की कोशिश किया। वहीं ये भी बात सत्य है कि पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो इल्तुतमिश के समय कौन सा तो मंगबरनी क्या नाम था जी, वो पहुंच चुका था सिंधु नदी के तट तक। तो इल्तुतमिश ने थोड़ा समझदारी करते हुए उसके शत्रु को शरण नहीं दिया, मना कर दिया, जिससे मंगोल आक्रमण उस समय टल गया था। और लेकिन बलबन के समय वो मंगोल आक्रमणकारी और भयंकर हो गए थे, हैं, और हमला करना चाहते थे। उसके चक्कर में उत्तर पश्चिमी सीमा को निश्चित रूप से बलबन सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन इसका उत्तर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी दो होगा। व्याख्या करता है दोनों, नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट का रीजन अलग अलग है। ये भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शुरुआत में ही बात करें जहाँ से आपको पढ़ने का शुरुआत होता है, घटना चक्र में आपको प्रश्न से पहले नोट्स टाइप का रहता है, वहाँ पे भी देख लीजिए। कहा गया है कि बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाए, राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताओं को मानता था। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक होता है। ये मानना था बलबन का, ठीक है। उसके बाद जो है बुखरा साहब है, कहा भी था, बुखरा खां बलबन का पुत्र था, कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है ना। ईश्वर का प्रतिबिंब है राजा, यानी बादशाह, सम्राट, सुल्तान, जो भी कहिए, है ना। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। और वजीर वगैरह किसको बनाया था, ये प्रश्न देखिए, थोड़ा फास्ट बनाएंगे नहीं लंबा हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये फोटो खींचा हुआ है, सेम टू सेम हूबहू वही लाइन है, एक शब्द इधर उधर नहीं है। और पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि हूबहू रिपीटेड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बिल्कुल सही बात है, उम्रदराज थे और उसके बावजूद अदम्य साहस के साथ इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। उसके बाद घायल होने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके भाई थे अमर सिंह, क्या नाम था, उन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी। बिल्कुल गलत बात है, आपको पता होगा व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। और ऐसे में जब झांसी का ऑलरेडी वो जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अधिग्रहण करना चाहा, तो जाहिर सी बात है लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता देने की तो कोई बात ही नहीं उठती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। रही बात है किसके द्वारा दिया गया, 1958 में साम्राज्ञी विक्टोरिया का आपने देखा होगा, जो कैनिंग इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, वहाँ से जो है संपत्ति को हड़पना भारतीय राजाओं का और दत्तक पुत्र वगैरह की मान्यता, संपत्ति और धर्म में हस्तक्षेप आदि को मना किया गया, दत्तक पुत्र की मान्यता प्रदान किया गया। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। रही बात है प्रूफ की, बिल्कुल दिखाऊंगा। दूसरा प्रश्न, चौथा से लगे हाथ देख लीजिए, इत्सिंग, अलबरूनी, हुएनसांग, फाहियान कब कैसे आए, बहुत अच्छे से आसान प्रश्न है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, बिल्कुल एकदम याद होगा। फाहियान जो है पहले आया था, फिर हुएनसांग आया था। फाहियान गुप्त काल में आया था। हुएनसांग की बात करें हर्षवर्धन के समय में आया था। उसी के जस्ट बाद इत्सिंग आया था। अलबरूनी तो बहुत बाद में आया महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। दोनों प्रश्नों का मैं साक्ष्य दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। देखते जाइएगा। यहाँ पे देखें कई तरह के प्रश्न घुमा घुमा के पूछा है, ठीक है। मेगास्थनीज नहीं है, फाहियान है, हुएनसांग है, इत्सिंग है। इसका तो बार बार पढ़ते पढ़ते आप लोग प्रैक्टिस कर सकते थे कि देखिए बी सही है ना। तो आइए पहले पे फाहियान, दूसरा जो 4 नंबर है हुएनसांग का है, 2 नंबर इत्सिंग का है। मेगास्थनीज की है, कोई बात नहीं, मेगास्थनीज को हटा दीजिए। और ऐसे तरह तरह के प्रश्न आते हैं। तो होता क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते इन सब चीज़ों को, जब बार बार यही प्रश्न आपके सामने आते हैं, मैं कहता क्या हूँ, चीज़ों को कनेक्ट करना है, आपको इकट्ठा करना है। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्शन बैठाना है, तभी मज़ा आएगा। कॉपी पेस्ट की उम्मीद बिल्कुल मत करिए, 50 बार मैं मना कर चुका हूँ, ठीक है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, इसे घोल के आपको आहिस्ते चिंतन मनन शांति से आपको इसको घोट डालना है, पी डालना है,
ठीक है। और हर चीज़ पे एकदम ध्यान केंद्रित करते हुए हर बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा, तब जा कर के आप कम समय में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अन्यथा पढ़ने के लिए रामायण महाभारत बहुत सारी किताबें हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो इस प्रकार से बार बार पढ़ते पढ़ते एक प्रकार से आपको रट जाता है कि कब आया अबुल फजल या अलबरूनी। अबुल अबुल फजल का भी छोड़िए, आगे इनकी बात करेंगे। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। यह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में आया था। ये प्रश्न भी डायरेक्ट आया हुआ है कि अलबरूनी किसके समय में आया, किस शताब्दी में आया, ये प्रश्न आया हो 11वीं 12वीं 13वीं। तो बार बार जब आप पढ़ते हो तो आराम से आपको याद हो जाता है कि महमूद गजनबी तो भाई 1000 के आसपास आया है, 17 बार आक्रमण किया है। अलबरूनी तो उसी के साथ आया था। जब बार बार ये प्रश्न आप पढ़ते हो, तैयार हो जाता है आपका कि अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आया था महमूद गजनबी के साथ। तो आराम से आप वहाँ पे लगा सकते थे। फाहियान कब आया, हुएंसाम कब आया, ये पढ़ते पढ़ते देख रहे हैं कितनी बार प्रश्न आया है, कितनी बार अलबरूनी के बारे में बार बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं घटना चक्र हो गया। लुसेंट की बात करें, फाहियान चंद्रगुप्त तिथि विक्रमादित्य के समय में आया था। हैं, उसके बाद संयुगन है 518 ईस्वी में। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में। बात करेंगे उसकी इत्सिंग की, तो यह 7वीं में भी आया है, 7वीं में ही आया है। 7वीं में 629 का मतलब 7वीं शताब्दी ही वेनसांग का भी हुआ, लेकिन 629 में यह है। तो इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 629 यानी वेनसांग 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया है और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया है। तो आराम से देखिए, सारे लेखकों का दिया हुआ है, आराम से कर सकते थे। अगले पेज पे जाते तो आपको अरबी लेखक में आपको अलबरूनी का नाम दिखाई देता, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी का समय कौन कब का है अच्छी तरीके से पता है। यहाँ देखिए इब्न बतूता का भी दिया है। 14वीं शताब्दी में तुगलक साम्राज्य के तहत आया था। 1333 में दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। काजी यानी न्यायाधीश। तारानाथ, मार्कोपोलो आदि के बारे में दिया हुआ। कुंवर सिंह की बात करें, अदम्य साहस से भरपूर थे और जगदीशपुर के विद्रोह का अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित है बिहार के। बिहार का सिंह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई। उनके भाई अमर सिंह, देखिए मेरे दिमाग में अमर सिंह का नाम याद था, यानी मैं सही था। तो अमर सिंह ने नेतृत्व फिर से संभाला। अब बात करते हैं बार बार जब आप पढ़ते हो, बहु लाइन आ गया कि पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पहले पे कोई आसान प्रश्न है, बहुत बार आया। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। क्वेश्चन ये अलग है, हीरोज वहाँ कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के साथ 1854 में झांसी का अधिग्रहण कर लिया, विलय कर लिया। तो जो आदमी इतना दुष्ट है कि वो विलय कर ले रहा है, तो वो कैसे मान्यता दे सकता है? कॉमन सेंस की बात है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से हल करना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऐसा संभव नहीं है। और आपको अगर ध्यान होगा तो 1858 में जो रानी साम्राज्ञी की घोषणा को कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया गया था, उन्हीं के समय में उत्तराधिकारी को गोद लेने का जो परंपरा थी उसको पुनः स्थापित किया गया, न कि डलहौजी के द्वारा। ओके, तो ये इनडायरेक्ट इसको कहते हैं। इसीलिए कहते हैं जब पढ़ते पढ़ते रट जाएगा चीज़ें तो आराम से आपको कनेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं यार, दत्तक का तो फिर से जो पुनः स्थापित किया गया तो वो तो महारानी की उद्घोषणा में किया गया था। डलहौजी तो बहुत दुष्ट आदमी था, वो तो व्यक्तिगत करके विलय कर लिया था सबका व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। तो ये सब पढ़ने का तरीका होता है। फिर लुसेंट में आओ, यहाँ भी दिया हुआ है कौन कौन सी चीज़ों को कब कब जो है किया है व्यक्तिगत, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ से भी पढ़ करके आप आराम से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही हर जगह दिया हुआ है ना। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति का समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1858 में, है ना। भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत या रानी विक्टोरिया के बैरम खां। 5वां क्वेश्चन, बैरम खां निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करिए। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी
यस, दिया है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो देखते हैं कैसे नहीं दिया गया था। आइए, ये प्रश्न, ये फोटो है पेपर का, प्रूफ दिखाते हैं। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कब? जब अकबर बहुत छोटा था, है ना। हुमायूं का लड़का है ना जी अकबर, है। बाबर, बाबर बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है अकबर आए। तो अकबर जो है उसका लड़का था, बहुत छोटा था, 14 वर्ष से कम उम्र थी, और बैरम खां संरक्षक बन गया। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया। उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित विभूषित किया। अकबर, हैं, अकबर ने सर्वप्रथम कचवाहा चौहा जिसमें है, और ए हो गया, और हाँ, बैरम, हाँ देखो तो दिया तो है, यही 2 लाइन से पूरा हो गया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा, यानी नियुक्त के साथ साथ इसने खाने खाना की उपाधि से विभूषित कर दिया, यानी दे दिया था। तो जाहिर सी बात है दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नियुक्त समय नहीं दी गई थी, नहीं दी गई थी। ओके, ये प्रूफ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघुनाथ राव या रघोवा, बालाजी बाजीराव, नारायण राय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी प्रथम, कितनी बार प्रश्न आ चुका है भाई। लुसेंट में भी है, घटना चक्र में भी है। क्रम लगाना था, ये तो अभी बिना उत्तर देखे लगा दीजिए, 4 पहले नंबर पे हो जाएगा। ये देखो कितना आसान है जी, एक ही से तो उत्तर मिल गया। बालाजी विश्वनाथ प्रथम जो है पेशवा नियुक्त हुए थे, उनके उसके बाद उनका पुत्र आए थे बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर रघुनाथ नारायण। 25 बार एक प्रश्न पूछा गया है जी। आइए, एक ही से उत्तर मिल गया, 4 नंबर एक ही विकल्प में है ही, कुछ करना ही नहीं था, मुस्कुरा के निकल लेगा होगा जो पढ़ा होगा। प्रूफ की बात करते हैं, एक बार नहीं 20 बार आया है। बालाजी विश्वनाथ शासनकाल 1313 से 20 था। उसके बाद बाजीराव प्रथम आए, उनके पुत्र थे, फिर बालाजी बाजीराव आए, फिर माधव राव आए। पढ़िए ना अच्छे से भाई बार बार। इनके बाद कौन कौन आया भाई, सब आते गए धीरे धीरे, बहुत जगह मिल जाएगा। प्रश्न बार बार आया है, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव, क्रम लगाइए, पढ़ते जाइए, सब मिलता जा रहा है। तरह तरह का घुमा फिरा के देखिए, नारायण राव का भी जिक्र हो गया। इस तरह आप पढ़ते चले जाओगे, आराम से हो जाएगा। 23 में ही पीसीएस 23 में ही पिछले साल ही प्रश्न आया था, देखिए वही है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। बाजीराव प्रथम की जगह बालाजी बाजीराव रख दिया है, नारायण राव रख दिया है। उससे क्या हुआ, जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से क्रम मिलाइए ना भाई, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव कर दीजिए। उसके बाद जो है ऐसे ही क्रम चलाते चले जाइए, कई जगह दिया हुआ है। फिर नारायण राव देखो आ गए, फिर माधव राव आ गए, हैं, फिर चाचा ओचक छोड़िए, फिर माधव राव नारायण आ गए, है ना। ये देखिए महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का एक जगह था, मृत्यु का पूछा था। तो इस प्रकार से पढ़ो अच्छे से। 7वां क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। बहुत बार ये पढ़े होंगे कि एक जो है लक्ष्मण सेन ने एक संवत चालू किया था। वो कौन किया था? सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन के बारे में ये भी बार बार पढ़े होंगे कि अंतिम शासक था। तो यहाँ पे आपको पागल राम चुपचाप ढूंढना था कि 2 लास्ट कहाँ है। ये देखो एक ही ऑप्शन में, ये ट्रिक होता है। हर चीज दिमाग से थोड़ा काम किया करो, दिमाग ही नहीं लड़ाना है। जो बार बार पढ़ रहे हो कि लक्ष्मण सेन अंतिम शासक था, लक्ष्मण सेन अंतिम शासक था सेन वंश का, तो विकल्प में देखो ना अंतिम में कौन है जी। एक ही विकल्प मिल गया तो मुस्कुरा के एक मार्क के आगे बढ़ो, काहे दिमाग चला रहे हो। फिर भी सीरियल की बात करेंगे, लुसेंट की महत्ता को आप लोग समझते नहीं हो। यहाँ देखो, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, अभी एक प्रश्न, बल्लाल सेन ने दान सागर लिखा था, अद्भुत सागर लिखा था, इसका भी एक प्रश्न आया हुआ है। केवल और केवल अगर बल्लाल सेन दान सागर बार बार पढ़े होते, लुसेंट में पढ़े होते, घटना चक्र में पढ़े होते, तो एक ही उत्तर से पूरा उत्तर ही निकल गया। बाकी कठिन जो लग रहा था छोड़ देते चुपचाप। यहाँ देखो, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये हर जगह दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। ये प्रश्न है देखो, हाँ दान सागर ऊपर जो बात कर रहे हैं देख रहे हो ना, बल्लाल सेन दिया है ना, एक ही उत्तर जानना था।
देवड़ भट्ट हिमाद्री मध्वाचार्य कुमारो गोली। अगर बुद्धि होती दिमाग होता तो ढूंढते कि डी का एक किसमें है भाई। तो ये देखो एक ही ऑप्शन मिला, कुछ सोचना ही नहीं था आगे पीछे, उत्तर मार के आगे बढ़ते, समय बचता, एक प्रश्न सस्ते में सही हो जाता। क्या जरूरत है हेमाद्रि देवर भट्ट माधवाचार्य के बारे में दिमाग लगाने की, है ना। बल्लाल सेन का दान सागर तो रट्टा होना चाहिए। ये घटना चक्र लुसेंट सब जगह दिया है। ये देखो लुसेंट का भी दिखाया मैंने ऊपर, ये देखो ना लिखा है बल्लाल सेन दान सागर अद्भुत सागर। ये प्रश्न भी आया है जी, क्या बात करते हो। आओ, दान सागर हो गया। रही बात, चलो इसको भी दिखा देते हैं। अब कहोगे दो नहीं आता तीन, अरे 100% कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है। वो चाहे आईएएस टॉपर हो चाहे जोन टॉपर हो, ये कहो 100% किसी को आता है। कोई हो तो ला के सामने खड़ा कर देना, नाम बदल दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। जो कर कह दे कि इसमें 75% ज्यादा मैं जानता था, इस पेपर में 150 में नाम बदल दूंगा। ये मेरा जबान है, ठीक है। और दिमाग से काम किया जाता है, सफलता प्राप्त करना है। विद्वान न कोई बना है न बन पाएगा। अगर इतना बड़ा विद्वान बन जाएगा तो ईश्वर हो जाएगा, उसकी पृथ्वी पे आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ है जो 100% विद्वान हो, है ना। बल्लाल सेन से ही मार सकते थे उत्तर। अब आओ एक जादू दिखाते हैं। ये तो हो गया ना पहले, इसको डिलीट नहीं कर पाया। ए रुको रुको रुको, प्रूफ दिखाना है भाई इन लोग को। हाँ, कहाँ रहे हो। हाँ, आ जाओ। ये तो प्रश्न का ही फोटो हो गया, पेपर का ही फोटो हो गया। अब आओ, दो किताब को चाहिए। ये क्या है, हिमाद्री का नाम देखे हो। हिमाद्री ने क्या लिखा है, कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग संग्रह पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक को लिखा। किसने, हिमाद्री। अरे यही तो नाम है जी, यही नाम है ना हिमाद्री। और एक किताब का नाम स्पष्ट, दो तो मिल गया। कोई बात नहीं, देवड़ भट्ट नहीं मिल पाया, माधवाचार्य, दो तो मिल गया। मारिए, एक से ही काम चल रहा है। फिर भी चलो, हिमाद्री देवड़ भट्ट नहीं पता है, छोड़ दो। स्मृत चंद्रिका भी कहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। आप जब पूरा पढ़ते रहोगे एक एक प्रश्न तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक आध तो नहीं मिलेगा लेकिन 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ही से हमारा उत्तर चल जाता है, ठीक। आइए आगे। ये हो गया दो किताब का, मैंने ये भी दिखा दिया, दान सागर भी दिखा दिया, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। यहाँ देखो, ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन का फोटो। दान सागर नामक ग्रंथ की रचना कौन किया था, ये देखो बल्लाल सेन है। लक्ष्मण सेन तो सेन वंश के शासक थे। नया संवत इन्होंने चलाया था लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण संवत, ठीक है। बल्लाल सेन दान सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी है किनका, कहाँ गए जी, क्या नाम था, हिमाद्री। हिमाद्री का लिखे हुए पुस्तक का नाम यहाँ भी है, घटना चक्र में भी है, लूसेंट में भी है, ठीक है। अब आप नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं भाई। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं भाई जिस पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आपको नहीं पता है, लोथन के बारे में नहीं सुने हैं, बंदरगाह था। नदियों किनारे बंदरगाह नहीं होगा तो नौका पे माल लद करके कैसे जाता था, समुंदर से व्यापार होता था, नदियों से व्यापार होता था, हैं। सिंधु नदी के किनारे भी जो है, जो विकसित थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल, वहाँ से भी व्यापार तो प्राचीन काल से होता ही आया है। नदी बंदरगाह, पहले सड़क इतना कहाँ था, है ना। सामान और यातायात के बड़े गोदाम नहीं होंगे तो क्या जो है खुले आसमान में अन्न छोड़ के चले जाते होंगे कि आए जानवर खा लें। पहले तो जंगल झाड़ी बहुत हुआ करते, जानवर हुआ करते थे, निश्चित रूप से गोदाम गोदाम बनेगा ही। तो ये तो सोचना ही नहीं था। ऐसे प्रश्नों को दिमाग से हल किया जाता है, तराक से दोनों उत्तर मारो। हाँ भाई, लोथन बंदरगाह था, सुरकोटदा बंदरगाह था, अन्नागार के बड़े बड़े गोडाउन मिले हैं, इसमें क्या सोचना है, दिमाग लगाना है। चलो आओ आगे देखो, साफ साफ लिखा है लोथन सुरकोटदा कहो, सुतकोटदा कहो, जो भी कहो, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आओ आगे हैं। रंगपुर लोथन से चावल के दाने मिले हैं, कहाँ से मिल गए भाई, धान खेती वगैरह कुछ होता होगा।
होता होगा। संध्या सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिया और चार पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अरे भाई, चलते भी होंगे, अनाज पानी भी ले जाते होंगे, तभी तो ये तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान में ओमान और चांदी फांदी ये सब आता था। सर पे लाद के थोड़ी लाता होगा कोई सामान ईरान से, है ना। ये सब चीजें हैं, पढ़ो ना। बांटा भी गया है केंद्रीय चीजों को, केंद्रीय नगर, तटीय नगर। तटीय नगर क्यों बांटा गया भाई? पत्तन नगर, ये सब क्या है? पत्तन इसलिए था कि यहाँ से व्यापार होता था। सूती वस्त्र वगैरह के बारे में सुना होगा, है। नगर टीला, ये देखो, यहाँ से कहाँ से यहाँ से छह छह कच्छों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। अन्नागार मतलब गोडाउन टाइप का जी, ठीक है। तो आराम से ये प्रश्न कर सकते थे, कोई इशू वाला नहीं है। खंबात खाड़ी के तट पर स्थित कौन भोगवा नदी पे स्थित जो स्थल था वो व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। अब क्या चाहिए जान लेंगे। अब आपको काफी पेस्ट चाहिए तो ऐसा तो नहीं होगा। सूती धागा मिला था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सीप उद्योग के लिए लोथन चंदूदगढ़ो प्रसिद्ध था। लोथन लोथन और बालाकोट सीप के लिए था। लोथन और चन्हुदड़ो मनका बनाया जाता था। कारखाना और खाना था ना जी वहाँ पे। तो ये सब कौन सी बात है। संधव निवासियों का आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही था। तराजू पलड़ा सब मिल रहा है तो व्यापार ही तो हो रहा है। चलिए, बात खत्म खत्म करिए। वेनसांग ने भी कहा है कि सड़क और नदी लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, है ना। ये सब बारे में भी। नौकाओं और घटाओं पर शुल्क देना पड़ा। किस चीज का शुल्क लेते थे? व्यापार पर ही शुल्क लगता है ना, ये आदमी के ऊपर पड़ता है। आराम से ये सब चीजें पढ़ पढ़ करके दिमाग में बैठा ले सकते थे और उस आधार पे वो प्रश्न कर सकते थे। ताम्रलिप्ति, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रिशियन के नाम सुना होगा, जो कि एक बुक है। इसमें अरिका मेडू के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। चलो, ये मान कर रहे हो कि ये तो समुद्र की था, जहाँ पे जो है समुद्री बंदरगाह था, जहाँ पे रोमन बस्ती मिला था। तो समुद्र और नदी भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और नदी का मिल ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहमत की आयु अधिनियम 1891। पहला स्टेटमेंट है, यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बार बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने इसका समर्थन किया। नहीं 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 नहीं, समर्थन नहीं किया है। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। विरोध इसलिए नहीं किया था कि बेहराम जी मालाबारी जो कार्य कर रहे हैं वो गलत था। विरोध इसलिए किया था कि अंग्रेज को कानून बनाने का हमारे देश में अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रूफ की। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा वगैरह में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में यह परिपत्र का संपादन किया। 1891 का सम्मत अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट कंसेंट एक्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, ये तो शुरुआत का जो नोट्स है उसमें मिल गया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे भाई? मालाबारी। तो व्याख्या क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यही तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न बनता है, व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ विधवा विवाह के समर्थन में ये सब काम किया। 1891 ईस्वी का सम्मत आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। कब हुआ? सन भी मिल गया, कभी पूछ दे तो 1891 मुस्कुरा के लगा के चले आना। यहाँ भी देखो, बाल विवाह नियंत्रण करने के लिए 1872 में, खैर तो उनका है, लेकिन यहाँ पे जो है दिया हुआ है पारसी सुधारक यहाँ मालाबारी के बारे में। यहाँ से अच्छे से आप पढ़ करके बार बार जब आप पढ़ोगे ना आराम से तैयार हो जाएगा। यहाँ देखो, सम्मत आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक जी ने समर्थन नहीं विरोध किया था। अब नहीं पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में निकल लेंगे तो मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक चीज पे ध्यान। एक तो 60 पढ़ोगे, है ना, उसके बाद जो है जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपका कोई मदद नहीं हो सकता मुझसे, माफ करिएगा। ठीक है, यहाँ भी पारसी थे, इंडियन वगैरह वगैरह जो दिया है। सबसे मूल बिंदु है कि सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता कौन थे? एम मालाबारी, उत्तर बी है। और इसके बारे में व्याख्या भी निश्चित रूप से दिया रहा होगा, वो मैं काट दिया हूँ, एक प्रश्न दिखाया हूँ कि ये सब प्रश्न बार बार आते हैं, आपको पढ़ करके पचा था। ठीक है, चलिए हो गया मालाबारी वाला। ठीक है, बी एम मालाबारी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन किया गया था, दिया हुआ है। तो हमें ये जांचना है कि 1934 तो रट गया है, बार बार प्रश्न आया है, क्या जनवरी सही है या गलत है? तो बात आती है जनवरी गलत है। समाजवाद से सहानुभूत होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। हमें देखना है, न तो एक न तो बी, दोनों नहीं सही है। क्या है, उदाहरण दिखाते हैं। ये देखो, मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग से बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। ओके, बात खत्म। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण मुख्य जो है पार्टी के संयोजक रहे थे। महासचिव की बात करें, आचार्य नरेंद्र देव थे। अन्य सदस्यों की बात करें, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और इस प्रकार से प्रश्न भी आया है, कांग्रेस सोशलिस्ट का ही हिंदी है समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना वर्ष 1934 हुआ। बस यह ध्यान रखना है, मई में पटना, अक्टूबर में मुंबई। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश मुख्य संयोजक थे, बाकी ये सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए न तो एक न तो बी। यहाँ पे भी उत्तर आया है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य देव के साथ। फिर से व्याख्या में अच्छा खासा लिखा हुआ है कौन कौन इसका सदस्य था, लेकिन कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू थे। बार बार प्रश्न आता है, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाता है कि कौन था कौन नहीं था। बार बार पढ़ना पड़ता है बाबू बच्चा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, बार बार 200-2500 बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, चारों सेम टू सेम नहीं आए हैं, ऊपर नीचे आए होंगे, तो हमें तो पढ़ना है ना, प्रश्न तैयार रहना होगा कि कैसे पूछा जाएगा, आपके हिसाब से नहीं पूछेगा। प्रश्न आया हुआ है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, इंडियन, 3 तो ऑप्शन आ गया जी। ये देखो, ये 3 ऑप्शन आ गया है, ईस्ट इंडिया, नेशनल इंडिया और इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। केवल इंडियन सोसाइटी नहीं है, इंडियन सोसाइटी नहीं है, इंडियन नेशनल है, इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया नहीं है। ये वाला विकल्प पहला वाला नहीं था। तो इसका सन देखो ना, पढ़ो ना अच्छे से, एक बार अच्छे से पढ़ लो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी। रट गया है, मुझे तो मैं इतनी बार पढ़ा हूँ, रट गया है। नेशनल इंडिया 1870-71 लंदन में मैरी कारपेंटर। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता सुरेंद्र बराउजी, आनंद मोहन बोस। ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा भैया बार बार, इतना आसान नहीं है कंपटीशन। यहाँ भी आइए, इंडियन सोसाइटी की बात करिए, छूट गया था इंडियन सोसाइटी, कौन है इसका स्थापक, ये सब चीजें दिया है। और उसी के बहाने व्याख्या में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आराम से पढ़ते जाइए। बार बार जब पढ़ते हैं तो मैं झलक दिखा रहा हूँ। बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, है ना, सब कुछ देता रहता है। ऐसे बार बार प्रश्न आता है तो पढ़ते याद हो जाता है। लुसेंट की बात करें, इंडियन एसोसिएशन 1866, इंडियन सोसाइटी 1872, आनंद मोहन बोस कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, देख रहे, चारों विकल्प आराम से आपको मिल जा रहा है। पढ़ना होगा, इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह किसको नहीं पता है? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई, किसको नहीं पता है? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर नहीं रटा है, रट गया है। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, यानी कैबिनेट मिशन का आगमन भाई, है ना। आइए प्रूफ दिखाते हैं। कैबिनेट मिशन यही देख लो, 2 सितंबर 1946 का गठन हुआ था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का, अरे भाई है नहीं विकल्प में, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अंतरिम सरकार का गठन है नहीं, 2 सितंबर रटा है कि नहीं रटा है? पढ़ोगे बार बार रट जाएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? अब कैसे कहेगा किताब? 19 फरवरी 1946 दे रहा है कि नहीं, है ना। स्पष्ट रूप से नौसेना विद्रोह हो गया, 2 सितंबर हो गया,
अब कैबिनेट मिशन कब आया? नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने के लिए निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अब कैसे देगा? यही तो कह रहा है प्रश्न में, यही तो कह रहा है ना जी, साफ साफ लिखा हुआ है, शाही नौसेना कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। सब तो मिल गया लाइन से, अब क्या चाहिए? कनेक्ट करिए, डेट को याद रखिए, दिमाग में बैठाइए, बार बार पढ़िएगा याद आ जाएगा। ऐसे होता है, बार 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 प्रश्न पूछा गया है। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन कब पहुंचा। ठीक है, दो विकल्प अलग है तो इसको छोड़िए, इसका डेट याद रखिए बार बार। हैं, रॉयल इंडियन नेवी में गदर, गदर माने विद्रोही होता है भाई, हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है, आइए यहाँ भी देखिए, शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी से शुरू हुआ था, कहीं 19 फरवरी दिया है तो लमसम कोई बात नहीं, 18 फरवरी ही मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब इन्होंने घोषणा किया था कैबिनेट मिशन का, ये लुसेंट का फेज है, इटली ने घोषणा किया था और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया था। इसके अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे, इस पर भी प्रश्न आया है। 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लुसेंट का पेज है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। 14वां प्रश्न की बात करें, अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक। पहली बात तो जान लीजिए, अबुल फजल और फैजी ये दोनों भाई थे। फैजी बड़े भाई थे अबुल फजल की। अबुल फजल की हत्या नाम दिया गया है और बाकी मृत्यु दिया गया है। कॉमन सेंस की जरूरत है, मृत्यु एक नेचुरल हुआ था, वो भले ही मतलब हत्या मर्डर इस तरह का चीजें नहीं हुआ था, वो केवल अबुल फजल के साथ हुआ था। और अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। पिता इन दोनों के पापा शेख मुबारक थे। इनकी मृत्यु नेचुरल हुई थी, इसीलिए मृत्यु लिखा गया है, हत्या नहीं लिखा गया है। फैजी की मृत्यु भी नेतृत्व हुई है और दनियाल की मृत्यु भी नेचुरल हुआ है। ठीक है, अब हत्या अबुल फजल का सबको जानता है, जहांगीर ने हत्या करवा दिया था 1602 में। क्यों? क्योंकि अकबर ने कहा कि जाओ जहांगीर को समझा के लाओ, नाराज होकर के बैठा हुआ है, तो वो मरवा दिया। किसको? अबुल फजल को हत्या करवा दिया और उसको अपने शासन में पुरस्कृत किया, जिससे हत्या करवाया। शेख मुबारक इनके पिता है, तो जाहिर सी बात है इन लोगों से पहले ही मर जाएंगे ना। हत्या की बात है, ये हत्या हुई थी बाद में। ठीक है, आइए दिखाते हैं प्रूफ। एक प्रश्न भी लगे हाथ, देख लो 15वां। ललितगो प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र 1939 किसको नहीं है? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन अबुल कलाम आजाद 40 कहाँ नहीं है? क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 किसको नहीं पता है? ललितगो का अगस्त प्रस्ताव 1940 किसको नहीं पता है? आपको नहीं पता है तो पता करना होगा, मुझे तो रटा है। कैसे रट गया? किताब को थोड़ी ना अगल बगल रखा हूं, खुद बोल रहा हूं फटाफट, क्योंकि मुझे याद है, इतनी बार पढ़ा हूं। आइए दोनों का प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ललितगो का ऊपर आ गया है कहा गया जी? हाँ, यहाँ पर देखो, मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र जो है कहाँ गया? हाँ अच्छा, नीचे है, चलो कोई बात नहीं। आओ यहाँ पे, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया लॉर्ड ललितगो के समय में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 2 डेट मिल गया सीधा सीधा कि नहीं मिला? आइए, अगस्त प्रस्ताव यहाँ भी दिया, 8 अगस्त 1940 वायसराय लॉर्ड ललितगो के समय। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, अध्यक्ष कौन था? नौसेना विद्रोह देखिए यहाँ भी दिया है अच्छे से। क्लीमेंट इटली ने कब घोषणा किया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन सब डेट दिया हुआ है, पढ़ेंगे तब तो देखिए, सारे 2-2 प्रश्नों का उत्तर यहीं पे मैंने दिखा दिया आपको। अंतरिम सरकार की स्थापना यहाँ देखिए हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दिया है, कभी पूछ दे, पूछा भी है पहले भी, ऐसा नहीं है नहीं पूछा है। त्याग पत्र का दिखा ही दिया, दिखाया कि नहीं? 1939। हाँ, यहाँ देखो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीयों से बिना पूछे उनको युद्ध में घोषित कर दिया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल ने गुस्सा करके त्याग पत्र भी दिया था। बहुत फेमस है, प्रश्न भी आया है कई बार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, रामगढ़ 1940 में अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। प्रश्न भी आया है इस पर, अगर यहाँ से भी बार बार पढ़ते देखिए, अगस्त प्रस्ताव का है, यहाँ भी है, कृष्ण
बार बार जब प्रश्न आते हैं हमारे सामने तो हम पढ़ते चले जाते हैं, तो हमें अगस्त प्रस्ताव का डेट भी तैयार हो जाता है, क्रिप्स मिशन भी याद आ जाता है ना, सीआर फार्मूला 1944, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन 1946 सब याद होता चला जाता है जब बार बार प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, 1940 सब तो दिया है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। यही होता है बार बार पढ़ने से फायदा, चीजें रटती चली जाती हैं, रटती चली जाती हैं। यहाँ पे भी मिशन मार्च 1942 में भारत आया, है ना, और कृषि मिशन डेट के साथ प्रश्न पूछा गया है, पढ़ोगे तब तो। अबुल कलाम आजाद प्रश्न आया है, कहाँ के अध्यक्ष थे, रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू के बारे में पूछा है। इस तरह पढ़ते पढ़ते रटता चला जाता है। ठीक है, और कोई सेम टू सेम थोड़ी ना। 1602 में दक्षिण में अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। कौन बुलाया? अकबर बुलाया। सलीम कौन? जहांगीर के इशारे पे कौन? ओरछा का बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दिया बेचारे की, है ना। यहाँ पे मिल जा रहा है, और क्या मिलना है? यह मजहरनामा अबुल फाजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था, है ना। और आगे देखो, बार बार जब पढ़ते हो, अबुल फजल की किसके कारण हत्या हुई? भाई सलीम के कारण हुआ है, शाहजादा दानियाल, ये सब है ना, व्याख्या व्याख्या पढ़ोगे तब तो आएगा, है ना। आराम से पढ़िए। अबुल फजल की मृत्यु शाहजादा सलीम की भूमिका है 1602 में, तो दिया तो है सब जी। चलिए, हाँ, ये तो वही है, शेख मुबारक उनके पिता हैं, सब देखो ना, बार बार दिया हुआ है। यहाँ देखो, अबुल फजल बेचारा 1551 पैदा हुआ, 1602 में 50-51 साल में हत्या कर दिया। फैजी 1947 पैदा हुए, और ये भी ज़्यादा जिंदा नहीं रहे, कुछ रोग हो गया होगा, मर गए 1547 1595 में। थोड़ा सा पढ़िए तो दिमाग में डेट वगैरह तैयार करिए। अब फैक्ट पूछ रहा है, इस सब चीज़ें पूछना नहीं चाहिए, कुछ प्रश्न फालतू के आए हैं, लेकिन भैया पूछ रहे हैं तो उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, साफ बात बताए। यहाँ भी देखिए, बार बार हर जगह दिया हुआ है, इस तरह से पढ़ के आराम से आप चीजें लगा दें। हिंदू पॉलिटी, द वंडर वैट वाज इंडिया, इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भैया बड़ा दिमाग हो गया खराब, लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते हमारे सामने से डीडी कौशाम्बी, इनका ये दो लोगों का तो भाई हमको नहीं पता है। डीडी कौशाम्बी को पता है कि ये इतिहासकार है, बस यही पता है कि ये इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक के बारे में हमें नहीं पता था। दूसरी बात जो है, विंसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में पता था, इनकी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक विकल्प से आपका उत्तर नहीं निकल रहा है, क्योंकि लास्ट में यहाँ 4-4-2 विकल्प में दिया हुआ है। यहाँ पे कॉमन सेंस, अनुभव, एक्सपीरियंस काम करता है कि जब ए डी कौशाम्बी, जब आप भी पढ़ोगे डी कौशाम्बी आपको मिलेंगे, जैसे एस एन लाल मिलते हैं, दयाराम कौन है जी, दयाराम साहनी मिलते हैं, राखाल दास बनर्जी मिलते हैं, वैसे ही आपको कहीं कहीं डी कौशाम्बी नाम मिल जाएगा। तो ये तो पता चल जाएगा इतिहासकार हैं, और इतिहासकार हैं तो मैं इसे उत्तर अगर मारना होगा तो यही मारूंगा, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इस प्रकार से ये अनुभव होता है, आइडिया होता है, जरूरी नहीं सबका दिमाग काम करे, लेकिन इस तरह से आंख कान नाक सब खुला रखना होगा आपको एग्जाम देते समय। तब जब हमारे पास डीडी कौशाम्बी का एक हमने तुक्का लगा दिया, अनुमान लगा दिया, अनुभव के आधार पे 50% मान लिया, और ये 50-50 वाला प्रश्न है, छोड़ के आने लायक भी नहीं है। 4 ऑप्शन, अगर एक पता है विंसेंट आर्थर स्मिथ का अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो क्लियर हो गया कि नीचे के 2 ऑप्शन तो है ही। 4-4-2 में आ गया, आप फंस गया यार, अब क्या करें, अब तो तीनों नहीं आ रहा है। ओ हो, ये क्या करूं भगवान। डीडी कौशाम्बी पे थोड़ा नजर मारो, पढ़े होंगे, गुजरे होंगे डीडी कौशाम्बी आपके नजर के सामने से हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक अनुमान से यहाँ पे करते, फिर मिलाते कि सी का कौन सा है। ओ मिल तो गया, बस 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 दी ही है, आगे मुझे सोचना ही नहीं, भाड़ में जाए, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, समय थोड़ी निकलना है, आगे बढ़ो। चलो, अब आते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ लुसेंट में दिया हुआ है पहले ही पेज पे, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया।
इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। बात खत्म। विंसेंट आर्थर स्मिथ का किताब है, पता चल गया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहले ही पेज पे मेरे भाई, पहले ही पेज पे है और बाकायदे घेर के अच्छे से लिखा है। ठीक है, और बात करेंगे हिस्ट्री में। विंसेंट आर्थर स्मिथ का नाम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पुस्तक लिखा है अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना। ये भी किताब कभी पूछ सकता है। द इंडियन लेजेंड ऑफ अशोका किसकी पुस्तक है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे नाम तो मिलता है लेकिन वो किताब नहीं, वो किताब लुसेंट में नाम दिया हुआ है। पढ़िए लुसेंट को अच्छे से मिला करके। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है उसी तरह से आपको ऐसे करे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ला के जोड़ना पड़ेगा, तब एक खूबसूरत इमारत तैयार कर पाएंगे। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बनाए रहना चाहे। जब आप शिवाजी के बारे में पढ़ते हो थोड़ा सा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि शिवाजी के पिताजी बीजापुर रियासत में नौकरी करते थे और शिवाजी को अपना जो जागीर था पुणे का दे करके चले गए कि बेटा तुम अपना जागीर संभालो, बेटे हो, और मैं जा रहा हूँ बीजापुर में नौकरी वोकरी करके संतुष्ट रहूंगा। और मराठा के बड़े बड़े देशमुख भी वहां पे उनके साथ साथ नौकरी करते थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब हिस्ट्री आपको थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन अंडरस्टूड की बात है। अनुभव के साथ, आइडिया के साथ, पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस के साथ मारा जाता है। और कुछ इशारा लेने के लिए आप ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं आया है लेकिन कुछ चीज आया है। शाह जी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ली थी। बाद में आपको पता है कि शिवाजी की महत्वाकांक्षा जाग उठी, चूंकि उनके अंदर काबिलियत थी, तो इन्होंने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर ही आक्रमण करके अधिकार कर लिया। जब इनके पिताजी नहीं रहे, कहे अब तो पापा है ही नहीं, कौन रोकेगा, अब चलो मैं विद्रोह करता हूं। तो जाहिर सी बात है कि बीजापुर के आक्रमण करके तोरण नामक पहाड़ी इलाके पर कब्जा जब कर लिया तो वहां से दुश्मनी हो जाएगी। और चूंकि इनके चक्कर में अन्य देशमुखों का या मराठाओं का भविष्य खतरे में पड़ेगा या उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, समस्याएं होंगी, तो वो विरोध करेंगे ही कि मराठा स्वतंत्र राज्य नहीं रहेगा, बीजापुर के अंडर ही में रहेगा। इसीलिए बीजापुर के सुल्तान ने भेजा अफजल खां को कि मार के आओ किसको? शिवाजी को। लेकिन शिवाजी ने उल्टा ही निपटा दिया अफजल खान को, है ना। इस तरह से चीजें हैं। बाद में सूरत पर कब्जा किया शिवाजी ने और इस तरह से जो है बहुत आगे तक का है। इनको जो राजा की उपाधि दिया है, राम मनोहर राय के बारे में पढ़े होंगे कि किसने राजा की उपाधि दिया राम मोहन राय को, तो आपको याद होगा अकबर द्वितीय ने दिया। तो अभी से ध्यान रख दीजिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है। लगे हाथ दो चीजें दिमाग में आ गया। अभी पूछ देगा नया प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि कब दिया? ओ भैया ये तो पढ़े ही नहीं थे यार। अगर ये पूछ दिया होता मुझसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तब तो भैया ये मैं बता देता कि अकबर द्वितीय ने दिया था। लेकिन शिवाजी का तो नहीं पता है, तो पता कर लीजिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए। औरंगजेब है। आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण था। बिल्कुल सही बात है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। अन ब्रिटिश इंग्लिश शब्द का अर्थ है ब्रिटिश शासन के खिलाफ। निश्चित रूप से शासन के खिलाफ थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज देश में शासन करे, लेकिन ये उदारवादी थे। चूंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी, तो इनको अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास था, आस्था था, और इनको बड़ी बड़ी उपाधि जब दे देते थे अंग्रेज, तो ये बेचारे खुश हो जाते थे। सीधे साधे भोले भाले लोग थे, शरीफ लोग थे। तो ये लोग का सोचते थे कि चलो ब्रिटिश आए हैं तो कुछ भारत में सुधार हो रहा है और अच्छा होगा, भारत का जो है विकास हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, और इसलिए उनको ऐसा लगता था कि ईश्वरीय देन है। बात करते हैं कि फोटोकॉपी पेस्ट एकदम चाहिए आपको, तो ऐसा नहीं मिलता है। डायरेक्ट इसी को कहते हैं इनडायरेक्टली, समझ बुझ करके दिमाग से काम करना। तो इसका उत्तर दोनों सही होगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता। 18वां प्रश्न है, एक आध प्रश्न छूट गया, 20 प्रश्न का मैंने दिया था। देखो यहाँ पे क्या है कि जो उदारवादी थे, संवैधानिक आंदोलन में
विश्वास करते थे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, मतलब उनको विश्वास था कि ये न्यायप्रिय हैं। अंग्रेजों के इतने उदार थे कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनको विश्वास था। जाहिर सी बात है, उसे ईश्वरीय देन ही मान सकते हैं। वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में ये लोग विश्वास करते थे। उग्रवादी दूसरे तरीके से चलते थे। इनका जो विश्वास था स्वराज का, उग्रवादियों का इनका कहना था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। उदारवादी कहते थे स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्व शासन था। समझ रहे हैं बात को? आइए, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न भी आए हुए हैं। और उग्रपंथी कौन नहीं था, इसकी व्याख्या में पढ़िएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता, मतलब प्यार से ही हो सकता है। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, इसीलिए इनको गुरु मान लिया था किसने? गांधी जी ने। ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या से बहुत कुछ आपको मिल जाता है। उदारवादी राजनीति राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनसा व्योमेश बनर्जी, सूर्यनारायण बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्ग की बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं रहता था। इस प्रकार से पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह। पहली बात तो जान जाइए, मालाबार विद्रोह को क्या कहते हैं? केरल का विद्रोह। मालाबार विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, और पाइका की बात है माला। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है क्योंकि जो नेतृत्व करता है ना, इसका ऐसा ऐसा नाम पूछा है कि समझ नहीं आता, लेकिन एक इशारा आपको लुसेंट से मिल सकता था। ये नाम थोड़ा घुमाने का प्रयास किए हैं। वसरते वसरते आपको मैं दिखाऊं, ये जगबंधु जो है ना, और इन्हीं से एक से ही उत्तर मिल जा रहा है। अब जगबंधु जो है कहाँ से मिल जा रहा है? पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे जगबंधु किए थे। पहला ही उत्तर में, केवल सी में ही 4 है ही, बाकी में देखिए 2 है, 3 है, 3 है ही नहीं। एक उत्तर पता था, उत्तर पता चल जाता यदि हमने लुसेंट को ध्यान से पढ़ा होता। मोफला विद्रोह जो है ना, इसी को कहते हैं मालाबार विद्रोह। मोफला विद्रोह को ही मालाबार विद्रोह कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, मोफला विद्रोह को ही मालाबार विद्रोह कहा जाता है, स्पष्ट रूप से जान जाइए। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि पाइका विद्रोह क्या है, कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। बक्सी जगबंधु, देखिए यही नाम एक मिला है। मोफला विद्रोह अली मुसलियार ने किया था नेतृत्व, मालाबार केरल में। लेकिन अली मुसलियार का नाम ही नहीं दिया है, इनके दोस्त यार का नाम दे दिया है। लेकिन बक्सी जगबंधु अगर ध्यान होता मुझे, तो यहाँ पे मैं ढूंढता, बार बार पढ़ा होता तो मेरे दिमाग में जाता यार जगबंधु हो सकता था। तो यहाँ पे जगबंधु, हालांकि नाम वहां पे बक्सी जगबंधु दिया है, और यहाँ पे विद्याधर महापात्र भी ऐड कर दिया। हो सकता है लुसेंट में शार्ट नाम दिया हो, यहाँ पे लंबा नाम दे दिया। तो पाइका विद्रोह का अगर ध्यान रखता हमको, तो हम जगबंधु के नाम से इंगित करते हुए, ध्यान में आते हुए, पहला ही ऑप्शन में 4 देख के उत्तर मार सकते थे। हालांकि ये प्रश्न बोलना आसान है, लेकिन इतना तेज दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी 1% अपवाद 2% होते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सही करके चले आते हैं। तो जो भी हमें पढ़ना है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बाकी तो ये सब चीजें नहीं मिला है। ऊपर वाला 3 तो काहे मैं डायलॉग मारूं। बरेली विद्रोह, सिलहट विद्रोह नहीं मिला है। मालाबार विद्रोह, केरल विद्रोह वही होता है जो अभी मैंने दिखाया। मोपला विद्रोह का मालाबार विद्रोह कहते हैं। नेतृत्वकर्ता के इसमें नहीं दिया है। पाइका विद्रोह, मोपला विद्रोह, ये सब चीजें लुसेंट में भी दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका प्रूफ लगभग 20 प्रश्न हो गया है। ध्यान रखिएगा मेरे भैया, 20 प्रश्न इसका दे दिया, 21-22 प्रश्न करंट का दिया था। मैं कह रहा हूँ 20-20 ही मानो, ये ध्यान रखो। आते हैं थोड़ा सादा पेज पे। कहाँ मिलेगा सादा पेज? ऊपर चलते हैं। कहाँ हो भैया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 20 प्रश्न करंट का ही मानो, भले 21 दिए हैं, हम करें 20 ही जोड़े रहो मोटा मोटा एक प्रकार से, और 20 प्रश्न हिस्ट्री का जोड़ लो। तो मैं 40 प्रश्नों का साक्ष्य दे चुका हूं आप सभी को। ठीक है, चलिए यहीं लिख के समझा देते हैं। 20 प्रश्न मैंने करंट दे दिया मान लो, प्लस 20 प्रश्न मैंने 25 में हिस्ट्री का दे दिया।
ये हो गया बराबर 40 प्रश्न। मेरिट कितना चाह सकता है? 80, 85, 75, मान के चलते हैं 75, 80, 85, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। 85 हाईएस्ट और 75 हमें लगता है लोएस्ट होना चाहिए। इससे नीचे भी उम्मीद न करें और 85 से ऊपर भी उम्मीद न करें। मेरा तो मानना है कि 80 के आसपास, लेकिन कोई बात नहीं। 85, 40 तो अभी मैं 2 ही चीज़ में दे दिया आपको प्रूफ, केवल 2 चीज़ों में 40 प्रश्नों का, 40 क्वेश्चन का प्रूफ दे दिया जी। अभी बाकी क्या है? करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, अभी आपको बाकी है राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण। 4 तो 6 यूपी का पूछा ही नहीं, जनगणना के 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 टॉपिक बचा हुआ है। सोचो मैं कितना प्रूफ दूंगा। ठीक है, इतना दूंगा। आप आपको जोड़ते चले जाइए, 40 अभी जोड़े रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा वीडियो शायद हो गया, क्या करूं, अच्छे से समझाना भी तो होता है जी। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रूफ के साथ। तब तक देखिए और अपने आप में विश्वास लाइए, हिम्मत लाइए और लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल या परसों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।